Hi, good evening. Welcome to Authors Talk by Trishna, The Vault of Vishnu, विष्णु की तिजोरी, एपिसोड नंबर 56 से 60 तक। चलिए आइए सुनते हैं। एपिसोड 56। मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और तब तक चलता रहा जब तक मैं पूहो और फिर प्रसिद्ध आयरन गेट तक नहीं पहुंच गया। ये प्राकृतिक लौह चट्टान के दो ऊर्ध्वाधर चेहरों द्वारा बनाया गया एक दर्रा था। इन दो खड़ी दीवारों के बीच एक संकरी सड़क थी जो बड़े लकड़ी के दोहरे दरवाज़ों से अवरुद्ध थी, जिन्हें लोहे के प्लेटों से मजबूत किया गया था और घंटियों से सुसज्जित किया गया था। द्वारों के दोनों ओर चिकनी लाल दीवार थी जो पश्चिमी तुर्कों द्वारा नियंत्रित भूमि की सीमा को चिन्हित करती थी। दर्रे के दोनों ओर सड़कें, लोग कतार में खड़े थे जो वहां से गुजरना चाहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को वापस लौटना पड़ रहा था। दर्रे के ऊपर स्थित किले पर एक किले का नियंत्रण था। तुर्क सरदार जो यात्रियों से कर और मुफ्त पैसे वसूलने के लिए दर्रे का इस्तेमाल करता था। हालांकि महान खान के पत्र ने इन चमत्कार कर दिया। न केवल मेरे दल को गुजरने की अनुमति दी गई, बल्कि सरदार ने जोर देकर कहा कि मैं उनके आतिथ्य का हिस्सा बनूं। सरदार की बेटी एक बेहद खूबसूरत युवती थी जिसने सुनिश्चित किया कि मेरी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। ये वर्णन करना असंभव है कि वह कितनी प्यारी थी। बेदाग त्वचा, चमकती नीली आंखें, लंबे बाल, एक छोटी सी आकृति, और जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। वह कोमल और देखभाल करने वाली भी थी और उसका स्वभाव भी मीठा था। उसने सुनिश्चित किया कि मुझे ऐसा भोजन दिया जाए जो मेरी मान्यताओं के अनुरूप हो, और वह भी सुनिश्चित किया कि मेरा विश्राम कक्ष आरामदायक हो। उसने अपने नौकरों को मेरे दल के अन्य सदस्यों की देखभाल करने और हमारे पैक जानवरों के लिए भोजन और पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विवरण पर उसका ध्यान प्रभावशाली था। युवती के पिता उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश कर रहे थे और उन्होंने उसका विवाह मुझसे करने का प्रस्ताव रखा। मैंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन उसके लिए एक अच्छा वर खोजने का वादा किया। अगले दिन मैं पोत्सु नदी पार करके हुओ पहुंचा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और वहाँ 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। मुझे एक मठ में एक आश्चर्यजनक मूर्ति देखने को मिली। इसमें बुद्ध को परिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए शिष्यों से घिरे हुए दिखाया गया था। हुओ के शासक राजकुमार ताडू महान खान के पुत्र थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। ताडू की शादी गाओचांग के राजा की बहन से हुई थी। हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मेरे पास दोनों शासकों के पत्र थे, इसलिए मुझे एक असाधारण महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में माना गया। राजकुमार ने कई दिनों तक मेरा स्वागत किया, भले ही राज्य शोक में था। टार्डू ने सुझाव दिया कि मैं इस क्षेत्र के मठों में जाकर कुछ समय बिताऊं। दुर्भाग्य से एक शाही साजिश चल रही थी। हुओ में जब मैं अपने मठवास दौरे में था, शोक की अवधि समाप्त होने से पहले ही अपनी पत्नी की छोटी बहन के साथ रोमांस कर लिया। ये अपने आप में एक समस्या थी, लेकिन षड्यंत्रकारी छोटी बहन का
ताडू के बेटे के साथ संबंध नहीं था। ये स्पष्ट था कि हुओ के लोग इन घटनाओं से नाखुश थे, लेकिन राजकुमार ताडू उन षड्यंत्रों से बेखबर लग रहा था जो रचे जा रहे थे। एक शाम मैंने उसे इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह उस महिला के प्रति आसक्त था और कारण देखने को तैयार नहीं था। मेरी सबसे बुरी आशंकाएं जल्दी ही सच हो गईं। षड्यंत्रकारी महिला ने ताडू की शराब में जहर मिला दिया। अगली सुबह ताडू अपने शयन कक्ष में मृत पाया गया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, महिला ने सुनिश्चित कर दिया कि ताडू का बेटा सिंहासन पर चढ़े। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला था। वह तकनीकी रूप से अपने भतीजे युवक से शादी करेगी और रानी बन जाएगी। हालांकि मैं स्थानीय राजनीति में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसे बेअसर करना होगा। मैं महान खान का आभारी हूँ। विडंबना ये है कि इसका मतलब था कि गाओचांग के राजा की छोटी बहन के खिलाफ जाना, लेकिन मुझे पता था कि वह अपने भाई के लिए किए गए काम को स्वीकार नहीं करेगा। मैंने युवा शासक का भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक हमारी कई बार बातचीत हुई और मैंने उसकी षड्यंत्रकारी चाची के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहने से परहेज किया। कई दिनों बाद मैंने यूं ही बात कह दी कि आयरन गेट से होते हुए मेरी मुलाकात धरती की सबसे खूबसूरत महिला से हुई थी। वह तुरंत उत्सुक हो गया। वह कौन थी? मैं उसके बारे में विस्तार से बताया। महिलाओं के मामले में उस युवक की बदनाम छवि थी और मैं जानता था कि वह उत्सुक हो जाएगा। उसने मुझसे आयरन गेट के प्रमुख से बात करने का अनुरोध किया। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते कि वह इस मामले को पूरी तरह से गुप्त रखे। मैं कई दिनों की यात्रा करके आयरन गेट पहुंचा ताकि राजकुमार की ओर से विवाह के विषय पर बातचीत कर सकूं। आयरन गेट के प्रमुख ने खुशी खुशी मेरी बात मान ली। ये एक शक्तिशाली जोड़ी थी। जब मैं सुंदर युवती के साथ लौटा, ताडू को पहली नज़र ही उससे प्यार हो गया, जिससे उसकी चाची को बहुत डर लग रहा था, जो कि उसकी रानी बनने का इरादा रखती थी। मेरे जाने से पहले ही विवाह समारोह का आयोजन कर दिया गया था। मुझे पता था कि मुझे हुओ को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी जान को खतरा हो सकता था। मैंने उसकी योजना में बाधा डालकर एक शक्तिशाली दुश्मन बना लिया था। मैंने युवा जोड़े को आशीर्वाद दिया, फिर उनसे विदा ली। मैं तरदू को ये भी सुझाव दिया कि उसे अपनी चाची को वापस गाओचांग भेजने पर विचार करना चाहिए। एपिसोड 57। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के भूमिगत मुख्यालय में S2A दक्षिण एशिया अनुभाग के एक विशेषज्ञ ने रिपोर्ट दी कि बीजिंग और भारत के नागालैंड के कोहिमा के बीच कई कॉल शेंगली नामक किसी व्यक्ति या चीज़ का उल्लेख करते प्रेरित होते हैं। उन्हीं कॉल में मिशन, मुक्ति, क्रांति और हत्या जैसे शब्दों का भी उल्लेख किया गया था। NSA का मुख्यालय पैट्सक्विंट फ्रीवे से दूर 2 ऊंची इमारतों में स्थित था, जो फोर्ट मिड और बाल्टीमोर से 15 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। वे भावहीन दफ्तर ब्लॉक की तरह दिखते थे, NSA से जुड़ी सभी चीज़ों की तरह। जो कुछ भी देखा गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जो मामूली आकार की इमारतें ज़मीन के बड़े भूखंड पर स्थित थीं, जिसमें 10 एकड़ का विशाल भूमिगत कार्य स्थान था, जिसमें NSA के 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। NSA न केवल मैरीलैंड के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक था, बल्कि गणितज्ञों का दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भी था। उम्मीद थी कि कुछ ही सालों में मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या 40,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी।
एनएसए के कार्य क्षेत्र में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक था। एजेंसी ने जो जानकारी एकत्र की, न केवल मुख्यालय से बल्कि दुनिया भर के अन्य कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और उपग्रह अवरोधनी चौकियों से भी, अंततः उसे एक साथ रखा गया। इसके माध्यम से फनल किया गया। एनएसए एक और केवल एक ही गतिविधि पर केंद्रित था, सिग्नल इंटेलिजेंस। इसका प्रभावी रूप से मतलब था संचार के हर हिस्से पर जासूसी करना, इससे पहले कि ये स्थापित हो जाए कि इसमें किसी तरह का जोखिम है। एक अकेले एनएसए स्टेशन ने 1 ट्रिलियन से अधिक मेटाडेटा रिकॉर्ड एकत्र किए और लालच से एक दिन में 1 बिलियन सेल फोन कॉल को निगल लिया। बीजिंग कोहिमा कॉल प्रिज्म नामक एनएसए कार्यक्रम के कारण सामने आए थे। एनएसए का एक हिस्सा ईमेल, वीडियो, फोटो, टेक्स्ट फाइल, वॉइस चैट, वॉइस ओवर आईपी कॉल, फाइल ट्रांसफ़र और सोशल नेटवर्किंग संचार एकत्र और संग्रहित करता था। वस्तुतः सभी टेलीफोन नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल सर्वर और अंडरसी केबल पर जासूसी की गई थी, लेकिन प्रिज्म विश्लेषण के बारे में था, जासूसी के बारे में नहीं। इसे इन डेटा बिंदुओं के अरबों को लेने के लिए जटिल एल्गोरिदम चलाए और प्रासंगिक समझने वाले शब्दों के आधार पर कुछ कार्रवाई योग्य लोगों को छांटा। S2A विशेषज्ञ ने ऑपरेशन निदेशालय के प्रमुख को सचेत किया, जिन्होंने इस मामले को एनएसए के निदेशक तक पहुंचाया, जिन्होंने व्हाइट हाउस से प्राप्त ब्रीफिंग कराते रहने जिसका चीन भारत संघर्ष पर असर हो सकता था। उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय खुफिया निदेशक से मिलने का समय मांगा। डीएनआई कैबिनेट रैंक का अधिकारी था, जो कई एजेंसियों से खुफिया जानकारी के समन्वय के लिए जिम्मेदार था और राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह था। कुछ ही घंटों के भीतर दोनों व्यक्ति 15,000 टाइसन मैकलिन ड्राइव पर मिल रहे थे, जो मैकलिन वर्जीनिया में डीएनआई का कार्यालय था। यह आतंकवादी खतरा एकाकीकरण केंद्र के बगल में स्थित था और इसे अक्सर लिबर्टी क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता था। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा द्वार और एक अवरोध को छोड़कर बाहर से ये बताना असंभव था कि इमारत में अमेरिका के मुख्य जासूस का कार्यालय था। हालांकि हवाई दृश्य से पता चला कि संरचना का एक एक्स के आकार की थी, जो शायद नौकरी की मायावी और रहस्यमय प्रकृति का प्रतीक है। परिसर के प्रत्येक भाग को एक तिजोरी की तरह डिज़ाइन किया गया था, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक था। बाहरी खिड़कियां बुलेट प्रूफ और क्लस्टर प्रूफ थी। अंदरूनी भाग जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तरह दिखते थे। निदेशकों को तुरंत दिखाया गया और वे डीएनआई के सामने एक अमीबा के आकार का डेस्क पर बैठ गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लोग टेबल पर अपनी सामान्य बैठने की स्थिति कैसे तय करते हैं। डीएनआई ने ट्रांसक्रिप्ट को देखा, जबकि निदेशक उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। शायद ये कुछ ऐसा है जिसे भारतीयों के साथ साझा किया जाना चाहिए, निदेशक ने पूछा। ये मेरी समझ है कि हम किसी भी प्रासंगिक बातचीत में उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, है ना? डीएनआई ने जवाब दिया। मुख्य शब्द प्रासंगिक है। उनके चेहरे पर भाव नहीं थे। जब तक हमें अधिक स्पष्टता नहीं मिल जाती, तब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे। शायद अब बहुत देर हो चुकी है, डायरेक्टर ने तर्क दिया। उसने खुद को रोका। डीएनआई के साथ बहस करना मूर्खता थी। डीएनआई बहुत चुप रहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका दिमाग चल रहा था।
अंत में उसने कहा, चलो इसे अभी अपनी पास ही रखते हैं। अगर चीनियों को इन शेंगली में इतनी दिलचस्पी है तो संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पेश की जा रही हो। चलो देखते हैं कि शेंगली के पास जो कुछ है क्या हम उसका एक हिस्सा पा सकते हैं। एपिसोड 58। देव कसरत कर रहा था। उसकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। सुबह 5:30 बजे का अलार्म बजता और देव अपने जिम में चला जाता, जो 10 मिनट की दूरी पर था। अपने रॉटवाइलर को पट्टे पर लेकर वार्म अप करने के लिए। सुल्तान अच्छी तरह से प्रशिक्षित था और उसे पट्टे से मुक्त रखा जा सकता था, सिवाय इसके कि ऐसा लगता था कि ये ज़्यादातर राहगीरों को डराता था। जिम पहुंचकर वह लॉकर रूम में कपड़े बदलने और उन कट्टर सदस्यों से मिलते जो जिम में अपनी शुरुआत कर चुके हैं। फिर वह वार्म अप के लिए आगे बढ़ता, जिसमें ट्रेडमिल पर दौड़ना शामिल था। वार्म अप खत्म होने के बाद देव सर्किट वेट पर आगे बढ़ता था, जो उसे सीमा तक ढकेलता था। उसके बाद कोन हॉप्स, बारबेल बेंच प्रेस, डंबल स्क्वैट्स, पुलअप्स और प्लैंक करता था। उनके वर्कआउट का उद्देश्य हार्मोनल स्पाइक को प्रेरित करना था, ताकि उनका शरीर उच्च आराम चयापचय दर के कारण पूरे दिन मांसपेशियों के निर्माण और वसा को जलाने के लिए तैयार रहे। देव को बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान राव ने अधीन सीखी गई सभी बातों में से मिला था। वह राव के सबसे अच्छे छात्रों में से एक था। आज भी वह उन्हें अपना गुरु मानता है। उसे इस बात से नफरत थी कि राव के विरोधी समूह ने उसे जबरन बाहर कर दिया था। इसकी वजह से उसे अपने जीवन का प्यार खोना पड़ा। देव के शरीर पर एक भी अतिरिक्त चर्बी नहीं थी और पसीने से भीगी उसकी पतली टी-शर्ट उसके धड़ की मांसपेशियों को शानदार ढंग से प्रदर्शित कर रही थी। कोई सोच सकता है कि ऐसी काया के साथ देव को महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। राव की अकादमी बंद होने के बाद उसका जीवन उथल-पुथल हो गया था। उसे स्थानांतरित होने और दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से संपर्क तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अनु ने उसे फिर से देखने से इनकार कर दिया था। उसने उसके कृत्य को अंतिम विश्वासघात के रूप में देखा था। उसके बाद देव ने किसी के बहुत करीब न जाने में ही सुरक्षा पाई। 2 घंटे बाद अपनी कसरत पूरी करने के बाद उसने अपने कैटाबॉलिक हार्मोन को नियंत्रित रखने के लिए वे प्रोटीन पाउडर की एक खुराक ली। फिर खूब नहाया और कुछ आरामदायक कपड़े पहने। फिर वे नाश्ते के लिए पड़ोस के कैफ़े में चला गया। रास्ते में वे एक घटिया दुकान से गुजरा जो क्रिकेट से लेकर राजनीतिक तक के हर चीज़ पर अनौपचारिक दावे लगाने के लिए जानी जाती थी। मालिक ने देव की तरफ सिर हिलाया, लेकिन देव नहीं रुका। वह जानता था कि उसकी सट्टेबाजी की आदत न उसके साथ थी न कभी रहेगी। उसने फिर से उसे उस रास्ते पर जाने से इनकार कर दिया। वह कैफ़े में दाखिल हुआ और वेट्रेस को सिर हिलाकर नमन किया। देव के लिए नाश्ता हमेशा किंग साइज का होता था और वेट्रेस को उसका ऑर्डर याद था। प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर, कार्ब से कम। उसका नाश्ता अक्सर रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा महत्वाकांक्षी एथलीटों और फिटनेस प्रेमियों को सुझाव की तरह दिया जाता था। उन्होंने अपने मेनू के इसे देव का चैंपियंस का नाश्ता कहा। देव बैठने ही वाला था कि उसका फ़ोन बज गया। ये एक अनजान नंबर था। शायद कोई स्पैम कॉलर उसे बीमा बेचने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसने फ़ोन उठाया। मन ही मन वे उम्मीद कर रहा था कि ये पाम होगी। वह आकर्षक और गरिमापूर्ण तरीके से बातूनी लग रही थी। आपको पाम को राव के पास भेजने के लिए किसने कहा?
दबी हुई आवाज़ ने पूछा, क्या आपको एहसास है कि आपने अभी क्या गड़बड़ कर दी है? मैंने उसे केवल अकादमी का पता लगाने के लिए वहाँ भेजा था, देव हकलाते हुए कहा। वे कहीं और से भी ये पता लगा सकती थी, ये तो गूगल मैप्स पर भी है। तुम मूर्ख हो, तुम मुझसे बात ना करके मामले को शुरू में ही खत्म कर सकते थे। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? उसने कहा कि वह एक खेल पत्रिका से है, उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। इतनी जल्दी से डेट मैनेज करने के लिए बधाई, आवाज़ ने तीखी आवाज़ में कहा। क्या तुम्हें उसका पूरा नाम पता है? तो क्या तुमने उसका पूरा नाम जानने की कोशिश भी की है? या तुम उसके रूप रंग से बहुत प्रभावित हो गए थे? देव ने कहा, मुझे याद है कि मैंने उससे उसका पूरा नाम पूछा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा उसने उसका पूरा नाम जानने की जहमत नहीं उठाई थी। वह उसके बहकावे में आ गया था। वह कर्नल किशन खुराना की बेटी पाम खुराना है। अब तुम्हें समझ आया कि तुमने क्या गड़बड़ कर दी है? देव ने माफ़ी मांगी। उसे पता था कि उसने गलती की है। पाम खुराना ने उसे बहकाया था। वह एक अकेला आदमी था जो निरंतर निगरानी के कारण प्रेमहीन जीवन जी रहा था और उसके कामों को पीछे से चलाना था। वह उन कमीनों को जाने बिना शौच भी नहीं कर सकता था और ना ही किसी से संबंध बनाना। जब से राव की अकादमी बंद हुई थी, तब वह उन पर निर्भर था। विपरीत लिंग से थोड़ी सी भी तवज्जो मिलते ही मूर्खतापूर्व काम करने लगता था। मैं सोच नहीं रहा था, उन्होंने जवाब दिया। कृपया इस चूक को क्षमा करें। याद है राव की विस्तृत योजनाओं का क्या हुआ? याद है कर्नल किशन खुराना के साथ क्या हुआ था? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, देव ने कहा। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। ये लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वे सब कुछ जानते थे, वे सब कुछ देखते और सुनते थे, वे सब कुछ नियंत्रित करते थे। तुम भाग्यशाली थे कि हमने जुए के कर्ज के पहाड़ को पार करके तुम्हारा पुनर्वास किया। हमने तुम्हें दिल्ली में एक नियमित आय का स्रोत और एक कार और एक घर दिया। अब लगता है कि तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ही जी रहे हो। मैं यहूदी इस्करियोती था। मुझे चांदी के 30 टुकड़े मिले, देव ने दुखी होकर सोचा, और मैंने उस एकमात्र व्यक्ति को खो दिया जिसकी मुझे परवाह थी, अनु। मैं वादा करता हूँ कि मैं अधिक सावधान रहूँगा। देव ने ये कहकर शुरू किया, लेकिन फ़ोन करने वाले ने पहले ही फ़ोन काट दिया था। देव ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और अपने चेहरे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल का इस्तेमाल किया। उसने खुद को कोसा कि उसने पाम से बात ही क्यों की। उसे सुल्तान के प्यार के भरोसा करना बेहतर लगता। एपिसोड 59। भारत और म्यांमार की सीमा पर पहाड़ियों का एक जटिल नेटवर्क था जो आम तौर पर बादलों से घिरा रहता था। इनमें से सबसे ऊंची चोटी माउंट सरमाटी थी, जो 12,552 फीट की ऊंचाई तक पहुंची थी। इस घने जंगल वाले क्षेत्र की एक घाटी में युवाओं के एक समूह ने कठोर चढ़ाई की। ड्रिल एक संशोधित टाइलॉन थी। उनकी उम्र 14 से 25 के बीच थी। उनमें से प्रत्येक को इस धारणा से पूरी तरह से परिचित कराया गया था कि भारतीय राज्य उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने स्वयं के व्यवस्था को बनाए रखने का एकमात्र तरीका सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग को उखाड़ फेंकना था। उन सभी का दृढ़ विश्वास था कि माओ का दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है, और एक निर्दयी राज्य से निपटने के लिए सशस्त्र संघर्ष उचित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे निश्चित थे कि उनके लक्ष्य उनके साधनों को उचित ठहराते थे।
ये उत्तर में दोयांग और दीफू नदियों और दक्षिण पश्चिम में बराक नदी से घिरा हुआ घना जंगल वाला इलाका था। साल के इस समय में तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं जमने वाले तापमान और ज़मीन पर पाले की मोटी परत को सुनिश्चित करती थी। लकड़ी और महोगनी के जंगलों के घने आवरण के कारण अक्सर एक जगह से दूसरी जगह बिना चाकू के पहुंचना असंभव हो जाता था। न तो भूभाग और न ही मौसम कमज़ोर दिल वालों के लिए था। नागालैंड राज्य भारत में ब्रिटिश शासन से आज़ादी के 16 साल बाद यानी 1963 में ही शामिल हुआ था। तब से राज्य में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। कुछ समूह भारत से नागा क्षेत्रों को अलग करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इनमें से ज़्यादातर समूह घरेलू थे। कुछ म्यांमार या चीन से पोषण प्राप्त करते थे। वास्तव में एक विशेष समूह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चीन के यूनान प्रांत की यात्रा करने में कामयाब रहा था। इसमें से कुछ लोगों को उनके बेहतरीन युद्ध कौशल और जीवित रहने की रणनीति के कारण जंगल युद्ध में सबसे बेहतरीन माना जाता था। यहाँ तक कि अंग्रेज भी नागाओं पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे और उन्हें अपने क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से से ही संतुष्ट होना पड़ा था। कैड्रो ने कई मील तक ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार किया, झाड़ियों के बीच से रास्ता साफ करने के लिए अपने छुरे घुमाए। जंगल, ऊंची घास और नरकट, फिर वे बर्फीली उफनती नदियों में तैरते हुए तेज धाराओं का आसानी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। उनके पास संभलने का कुछ समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे विपरीत किनारे पर पहुंचे, वहां लड़ाकों का एक और समूह उनसे कुश्ती लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था, जबकि उनके प्रशिक्षण पेड़ों की चोटी से गोलियां चला रहे थे। उस कठिन परीक्षा से निपटने के बाद उन्होंने चुनौती के अंत तक पहुंचने के लिए अपने हाथों और पैरों से ज़्यादा कुछ इस्तेमाल किए बिना एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की। सबसे पहले शीर्ष पर पहुंचने वाले को विजेता घोषित किया जाएगा। ये एक ऐसी दिनचर्या थी जो मनुष्य की सहन शक्ति को चरम सीमा तक ढकेल देती थी, लेकिन सहन शक्ति ही वह चीज़ थी जिसके लिए ये युवा बने थे। नागा लोग लगभग 66 जनजातियों से बने थे, जिनमें से अधिकांश मूल रूप से सिर काटने वाले थे। सिर काटने का काम अब नहीं किया जाता था, लेकिन 2 दशक पहले भी एक आदिवासी संघर्ष हुआ था जिसमें एक गांव के लोगों ने दुश्मन गांव के 28 सदस्यों के सिर काट लिए थे और उन्हें ट्रॉफी के रूप में घर ले आए थे। कुछ गांव में तो सामुदायिक अवशेष घर भी थे, जहां जीती गई खोपड़ियों को प्रदर्शित किया जाता था। जंगल का कानून चलता था। रहने की परिस्थितियां भी उतनी ही कठिन थीं। कैडेट बांस की झोपड़ियां में रहते थे, जिनकी छतें छप्पर वाली होती थी, जो बारिश या ठंड से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती थीं। शिविर की सुरक्षा खाइयों, खुरदरी पत्थर की दीवारों और गहरे गड्ढों से होती थी, जबकि चावल का राशन प्रतिदिन दिया जाता था। कैडकों को शिकार करके और इकट्ठा करके इसकी पूर्ति करनी पड़ती थी। उनके आहार में कीड़े, सांप, घोंघे, चूहे, गिलहरी और यहाँ तक कि मकड़ियाँ और चींटियाँ भी शामिल थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था वह जो न खाते। उनके शिविर के बीच में एक लाल झंडा लहरा रहा था, जिस पर लिखा था LLL, लेनिनिस्ट लिबरेशन लीग। इस समूह को चीन के निजी समूहों से वैचारिक प्रेरणा, हथियार प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिली। इनमें से कई भुजांग या MSS द्वारा बनाए गए संगठन थे। गाल पर गहरे जख्म वाला एक गंभीर दिखने वाला युवक उससे अपेक्षित सभी काम कर रहा था। वह चट्टान की चोटी पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसके अंग दर्द कर रहे थे। वह अपने साथियों की तरह बैठा नहीं था। वह सावधान की मुद्रा में खड़ा रहा
उसकी पीठ सीधी थी, अपने कमांडिंग ऑफिसर से आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था, जो मोबाइल फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था। उसके थके होने का एकमात्र संकेत उसकी तेज़ सांसें थीं, जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद उनके कमांडर ने उन्हें एक तरफ बुलाया। उन्होंने कहा, कल आप हमें मिलें। निर्देशकों के अनुसार दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। क्या आप अपने मिशन के प्रति आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं? युवक ने जोर से सिर हिलाया। वह लंबे समय से ऐसे अवसर का इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया था कि उसे खुद को साबित करने का मौका दिया जाए। उसने अचानक मौत देने वाले रुच्चे के लिए एक छोटी सी प्रार्थना पढ़ी। अमेरिका बैप्टिस्ट मिशनरियों के प्रभाव में कई वर्षों से ज़्यादातर नागा लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन जनजातियों की कई सांस्कृतिक मान्यताएं गहराई से जमी हुई थीं, जिसमें रुज्जे में विश्वास भी शामिल था। हमें निराश मत करो, उसके कमांडर ने कहा। आपका स्वागत हवाई अड्डे पर आवश्यक हथियार और गोला बारूद के साथ किया जाएगा। ये मिशन हमारे चीनी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है। गौरवशाली क्रांति अमर रहे। युवा कैडेट ने तेज आवाज में सलामी दी। शानदार क्रांति अमर रहे। एपिसोड 60। कोई नहीं जानता कि तामिश शहर की स्थापना कब हुई थी। इसके कम से कम 1000 साल तक अस्तित्व में रहने के रिकॉर्ड हैं, क्योंकि उस समय पश्चिम में महान विजेता ने इस पर कब्जा कर लिया था। शहर के आसपास के क्षेत्र को इन आक्रमणकारियों ने बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। मठ की ओर जाते समय मेरी मुलाकात धर्म सिंह नामक एक भिक्षु से हुई। वे इंदु आया था और मैंने उसके साथ बिताए समय का उपयोग इस भूमि और इसके लोगों के बारे में बेहतर समझ हासिल करने के लिए किया। उसने काश्मीरा जलंधर के उपजाऊ मैदानों और फूशुई की शक्तिशाली गर्जना का वर्णन किया। उसने मुझे उन समृद्ध राज्यों के बारे में बताया जो पूरे देश में फैले हुए थे, लेकिन मुझे ये सुनकर निराशा हुई कि बुद्ध का मार्ग खत्म हो रहा था और इंदु के पुराने धर्म एक बार फिर से आदर्श बन रहे थे। पोत्सु नदी के दक्षिण में उपजाऊ मैदान और घाटियां थीं। इस क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा हीनयान भिक्षु थे और ये क्षेत्र स्तूपों से भरा हुआ था, जिन्हें बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। सबसे कीमती अवशेषों को आमतौर पर क्रिस्टल या सोने के कंटेनरों में रखा गया था और कम कीमतों वाले अवशेषों को लकड़ी या पत्थर में रखा जाता था। इस क्षेत्र के सैकड़ों मठों में से एक फोहो में नवविहार था। ये सबसे बड़ा था और इसमें लगातार कई गुरुओं का उत्तराधिकार रहा है। मेरा स्वागत मुख्य भिक्षु प्रज्ञकर ने किया। मैं नवविहार की भव्यता देखकर दंग रह गया। गुफा, मंदिर, स्तूप, प्रांगण, मूर्तियां, लकड़ी की विस्तृत छतें, अलंकृत स्तंभ और सोने के पत्थर की छतरियां परिसर की भव्यता को आभा प्रदान करती थीं। वहां कीमती पत्थरों से जड़ी बुद्ध की कई मूर्तियां थीं और मठ के हॉल तेल के दियों की रोशनी में चमकती हुई महंगी दुर्लभ वस्तुओं से सजे थे, जिन्हें लगातार ताज़ा किया जाता था। मठ के नियंत्रण में विशाल कृषि क्षेत्रों के कारण भोजन की कोई कमी नहीं थी। मैं वहां लगभग 1 महीने तक रहा और प्रज्ञाकार से मित्रता कर ली। मैंने उनसे पूछा कि इस क्षेत्र के स्तूपों का आकार विशिष्ट क्यों है। प्रज्ञाकार मुस्कुराए और मुझे एक कहानी सुनाई। ऐसा लगता है कि 2 अमीर व्यापारी बुद्ध से यात्रा के दौरान मिले थे और उन्होंने उनके साथ अपना थोड़ा सा भोजन, जैसे कि भुना हुआ अनाज और शहद, साझा किया था। बदले में बुद्ध ने उन्हें 5 आज्ञाएं और 10 गुण सिखाए। कुछ समय बिताया था।
व्यापारियों ने बुद्ध की शिक्षाओं का सार जानने के बाद उन्हें याद रखने के लिए गुरु से कुछ मांगने के लिए कहा। बुद्ध ने दोहराया कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी शिक्षाओं को याद रखने के लिए अपने बालों का एक गुच्छा दिया। फिर व्यापारियों ने उनसे पूछा कि बालों के इस गुच्छे को सबसे अच्छे तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जाए। बुद्ध ने अपने 3 वस्त्रों को मोड़ा और उन्हें सबसे बड़े को नीचे और सबसे छोटे को ऊपर रखकर एक ढेर में रख दिया। फिर गुरु ने अपना भिक्षा पात्र लिया और उसे अपने मुड़े हुए वस्त्रों के ऊपर उल्टा कर दिया। अंत में उन्होंने अपना डंडा सबसे ऊपर रख दिया और वे स्तूपों का डिज़ाइन बन गया, जिसमें भविष्य में उनके अवशेष रखे जाएंगे। मुझे ये कहानी दिलचस्प और पूरी तरह विश्वसनीय लगी। मैंने अपनी यात्रा का उपयोग हीन यान विश्वास प्रणाली के बारे में अधिक जानने के अवसर के रूप में किया। प्रज्ञाकार ने मुझे ऐसे ग्रंथों से परिचित कराया जिन्हें मैंने पहले नहीं पढ़ा था। उन्होंने मेरे साथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ महाविभास की साझा किया, जिसे मैंने भविष्य में अनुवाद के लिए अपने हाथ ले लिया। प्रज्ञाकार ने मुझे न केवल नालंदा में बल्कि कश्मीर में अपने साथ ले लिया बिताने के लिए कहा, जहाँ कई पुराने ग्रंथों को संहिताबद्ध किया गया था। जब मेरे जाने का समय आया तो प्रज्ञाकार कृपापूर्वक मेरे साथ बर्फीले पर्वतों से होते हुए चमकते हुए स्थान तक चले। लाइट अपनी विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो सोने की चादरों से ढकी हुई है। बर्फीले पहाड़ों के पार की यात्रा हमेशा बर्फ से ढकी चोटियों और बर्फानी तूफानों के कारण जोखिम भरी थी। रास्ते में प्रज्ञाकार ने मेरे 2 शिष्यों और मैं बाकी समूह से अलग हो गए। ये एक खतरनाक घटना थी, क्योंकि ये क्षेत्र लुटेरों, जंगली जानवरों और बुरी आत्माओं का घर माना जाता था। हम फंस गए थे। कई दिनों के बाद हमें एक तेंदुए के शिकारी ने बचाया, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें हमारे समूह के बाकी लोगों से फिर से मिलाया। मैंने बुद्ध को शिकारी के रूप में हमें एक उत्तरकर्ता भेजने के लिए धन्यवाद दिया, उन्हें अपना पेशा छोड़ने और अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। अजीब लगा, वे शिकार अभियान के लिए नहीं होते थे, तो हम कभी नहीं बच पाते। हम आखिरकार शाइनिंग लाइट के साथ स्थान पर पहुंच गए, जो एक नखलिस्तान शहर है जो बर्फीले पहाड़ों की घाटी में स्थित है। इसे देखते ही मेरी सांसें थम गईं। 2 विशालकाय मूर्तियां विशाल आलों के भीतर। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मूर्तियों तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे। अब तक मैं प्रजंकर के साथ एक मजबूत तालमेल साझा कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं न केवल नालंदा से मिले मूल ग्रंथों का स्रोत प्राप्त करना चाहता था, बल्कि डीसान सुचुआन के रूप में चीन भी लौटना चाहता था। तब प्रजंकर ने मुझे कहा कि अगर मैं डीसान सुचुआन बनने के बारे में गंभीर हूँ, तो मुझे सुगंधित भूमि की यात्रा करनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि सुगंधित भूमि कहाँ स्थित है, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसका उल्लेख कई लेखों में किया गया था, लेकिन प्रजंकर कभी उस स्थान पर नहीं गए थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इसे कैसे खोज पाऊंगा। हमेशा की तरह मैंने बुद्ध पर अपना भरोसा रखा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल के पेज पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।